बात करें और मैं क्लास को देखते हैं हम उच्चारण स्थान। स्थान कौन से कंठ फिर स्थाना स्थंतः यानी कि इसका मतलब होता है मूर्धा। ये है इसकी डेफिनेशन की जो उच्चारण स्थान के भेद की अगर हम देखें बात करें तो ये आठ आठ प्रकार से यानी कि आठ उच्चारण स्थान है। तो ये जो संस्कृत में अगर देखें तो अष्टो स्थानानि वर्णानाम कंठ सिरस्था यानी कि ये जो सिरस्थता है इसका मतलब होता है मूर्धा। जीवा जीवा मूलच जीवमूलच दन्तस्य दन्तस दन्तच दन्तच सॉरी दन दन दन्तस्य है नासिकोष्ठी च तालु च नासिकोष्ठी नासिकोष्ठी च तालु च मतलब हिंदी में अगर इसको समझे तो जो वर्ण यानी कि उच्चारण स्थान है वर्णों का वो आठ पार्टों में डिवाइड किया गया है। अलग अलग जो मुख्य भाग है वो आठ भागों से बोला जाता है। तो कौन कौन से वर्णानाम यानी कि जो वर्णों को अलग अलग स्थान से कंठ, ये जो मूर्धा है, जीवा मूल च दंत दंत को स्पर्श करते हुए, और जो जो नासिको ओस्ती यानी कि नाक और मुंह के द्वारा, और एक तालु। तो हम देखने वाले हैं कि ये जो आठ प्रकार है वो कौन कौन से यानी कि कौन से वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं और कौन से मूर्धा जीवा, ये सब के बारे में देखेंगे। तो आपको याद रखना कि जो उच्चारण स्थान है वो आठ प्रकार से होता है। आठ मतलब मुख्य जो आठ पार्ट है वहाँ से स्पर्श होते हुए निकलते हैं। तो देखिएगा बहुत अच्छे से। मैंने बताया कि आठ, तो देखेंगे कि आठ कौन कौन से होते हैं। कंठ, सेकंड है तालु,
कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा दंता। पांचवें में देखेंगे औष्ठ, औष्ठ यानी ओठ, औष्ठ। छठवें में देखेंगे नासिका, और सातवें में देखेंगे जीवामूल, जीवामूल, और आठवें नंबर पे देखेंगे उरह। तो ये इनको हम देखते हैं कि कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, तालु से कौन से वर्ण स्पर्श करते हुए निकलते हैं, मूर्धा, ये सब हम एक एक से देखने वाले। तो ये जो 8 पाठ है, जो उच्चारण के स्थान की अगर हम बात करें तो 8 प्रकार से किया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे कंठ के बारे में, जो कंठ से जो कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, कंठ के बारे में देखेंगे, और जो भी 8 है उनके बारे में, सबके बारे में देखने वाले हैं। तो हम अभी देखेंगे कंठ, कंठ से कौन कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है। कंठ का जो सूत्र है संस्कृत में, अगर इसकी बात करें तो कंठ का सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उच्चारण स्थान 8 होती है, आपको याद रखना है। और ये जो कंठ की अगर हम बात करें, कंठ्यवर्ण, कंठवर्ण की अगर हम बात करें तो इसका जो सूत्र होता है संस्कृत में क्या होता है, अकु विसर्जनीयानाम कंठः। क्या होता है, अकुः विसर्जनीयानाम, अकुः विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम, अकुः विसर्जनीयानाम कंठः, अकु विसर्जनीयानाम कंठः। ये है कंठ वर्ण का सूत्र, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। हम देखेंगे कि जो सूत्र से कौन कौन से वर्ण निकल रहे हैं, तो अकुह अ से निकल रहा है, अ, छोटा अ, बड़ा अ। क से क का पूरा मतलब पूरी फैमिली निकल, यानी पांचों जो क वर्ग है, क वर्ग के पांचों वर्ण आ रहे हैं। तो देखिए क वर्ग के पांचों वर्ण, क वर्ग पूरा का पूरा आ रहा है इसमें, क, ख, ग, घ, य। ये सब किस में आ रहे हैं, तो अकुहु, यानी क से क की पूरी फैमिली, पूरे पांचों वर्ण आ रहे हैं किसमें, क के, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इसमें आ रहे हैं, किसमें, कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ के अलावा, यानी सॉरी, ये जो क वर्ग के अलावा अ और आ, दोनों आ का उच्चारण कहाँ से निकलता है, कंठ से। अब बात करें हम ह, यानी अकुह, ह का भी उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना कंठ से, अकुह विसर्जनीयानाम। ये जो विसर्ग जो होता है, इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो आपको ये अकुह विसर्जनीयानाम जब सूत्र याद रहेगा तो इससे ही आप बता सकते हैं कि कंठ से जो उच्चारित होते हैं वो वर्ण कौन से हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी कि ये जो सूत्र है तो हम इससे ही बता सकते हैं, ये सूत्र को देखते ही, कि इसमें जो कंठ से कौन कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है। अ से दोनों आ जाएंगे, और का की मतलब का वर्ग है, का के पूरे सदस्य, पांचों सदस्य आ जाएंगे इसमें, और ये जो ह है, ह आ जाएगा, और उसके बाद विसर्ग, विसर्ग भी जो है कंठ से उच्चारित होता है। तो इसके बारे में आपको इतना ही बहुत अच्छे से याद रखना है। तो कंठ वाला जो सूत्र है, ये अगर सूत्र याद रहेगा तो ये पूरी आप बता सकते हैं जो इसमें कौन कितने वर्ण आते हैं। तो इसमें अगर वर्णों की अगर काउंटिंग करें हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 होते हैं। जो विसर्ग है इसे काउंटिंग नहीं किया गया है, जो विसर्ग वाला ये जो विसर्ग है इसे, ये जो कंठ यानी कि उच्चारण तो होता है लेकिन इसमें काउंटिंग नहीं किया गया है। तो आपको इसको, अगर इसमें कंठ वर्ण की अगर आप बात करें तो कंठ में कितने वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, तो आपको याद रखना है कितने वर्णों से होता है, 8 वर्णों से होता है।
तो ये इतना आपको कंठ के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे कंठ के बाद हमने लिखे थे सेकंड नंबर पे तालव्य, तालु। तो हम तालव्य के बारे में देखेंगे, तालव्य से जो कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। जो कंठ वाला ये जो सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है, तो हम आसानी से वर्णों की पहचान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण को हम देखने वाले हैं। तो तालव्य वर्ण में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है तालु से, तो हम देखेंगे। अगर इसके सूत्र की अगर हम बात करें तालव्य की, तो इसका जो सूत्र होता है आपको याद रखना है। क्या होता है देखते हैं। इचु, इचु यशानाम, इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु। ये जो इचु यशानाम तालु है, इचु यशानाम जो तालव्य वर्ण हैं, इनका जो ये जो इसका सूत्र है तालव्य का, आपको याद रखना है इचु यशानाम तालु। और पहले हमने कंठ की देखे थे, तो उसका सूत्र क्या था, अकु विसर्जनीयानाम कंठा। और इसका क्या है, इचु यशानाम तालु। तो आपको ये जो सूत्र है, सूत्र अगर याद रहा तो आप आराम से तालव्य वर्ण जो है उनकी पहचान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण किसमें तालु से स्पर्श होते हैं और इसका जो उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो हम देखेंगे कि जो इचु यशानाम है, इसे हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि जो तालव्य है, तालव्य से यानी तालव्य को स्पर्श करते हुए कौन कौन से वर्णों मतलब वर्ण बाहर निकलते अपने मुख से, तो तालव्य वाले स्थान को टच करते हुए यानी स्पर्श करते हुए निकलते हैं। तो इसमें देखेंगे ई, इचु यानी ई से दोनों ई आ जाएंगे, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। चू, चू ये जो इचु है, च से च का पूरा वर्ग, पांचों वर्ग आ जाएंगे। यानी सॉरी, जो च वर्ग है उसमें जो पांचों सदस्य है च वर्ग के, जो पांचों वर्ण हैं वो आ जाएंगे। किस में आएंगे, तो ये जो तालव्य में च वर्ग की अगर हम बात करें, च वर्ग, तो च वर्ग में पांचों आ जाएंगे। च वर्ग कौन कौन से है, तो च, छ, ज, झ और ये यहाँ वाला। तो ये जो पांचों है किस में आ जा रहे हैं, तालव्य में आ जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो तालव्य वाला है इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। हमने देखे ई से दोनों ई आ जा रही है। और अगर हम बात करें च से, तो च का पूरे पांचों जो मेंबर है, जो च वर्ग है, इसमें पांचों ये जो है पांचों सदस्य, इसका मेन मुखिया कौन है, च है। तो च के सभी आ जाएंगे इसमें। अगर हम बात करें य की, यशानाम, तो इसमें यह भी आ जाएगा। यह आ जाएगा। और ये जो स लिखा है यशानाम, तो यहाँ पे कौन सा, ये जो सिटी वाला स है वो आ जाएगा। तो आपको ये जो इचु यशानाम जो है, अगर ये सूत्र याद रहा तो आप आराम से ये जो वर्ण हैं इन्हें आराम से आप बता सकते हैं। तो आपको ऐसे ही, अगर आपको मेन तो ये फोकस करना है कि जो तालव्य वाला है इसका डेफिनेशन याद रहना, सॉरी डेफिनेशन है, इसका जो सूत्र है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। अभी हमने देखे कंठव्य की, तो उसको भी याद रखना, रिवीजन करते रहना है। और ये जो तालव्य वाला भी, तो ये जो सूत्र है आप तो ये आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। आपको ये जो सूत्र है ये अच्छे से याद रहना चाहिए सिर्फ, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें अगर वर्णों की अगर संख्या की अगर बात करें, कितने वर्ण हैं तालव्य से स्पर्श होते हुए निकलते हैं, तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। तालव्य से जो भी वर्णों का उच्चारण होता है वो कितने हैं, तो आपको याद रखना है 9। लेकिन हमने कंठ वाला देखे थे कि जो विसर्ग है उसे हमने उसको छोड़ दिए थे। तो आपको इसमें ऐसा नहीं है, उसमें विसर्ग को छोड़े थे, इसमें किसी को भी नहीं छोड़ना है। मतलब कि जो विसर्ग था इसलिए उसे छोड़े हैं। तो यहाँ जो सार है, तो सा को भी, यानी कि इसमें अगर हम तालव्य वर्ण की अगर हम बात करें तो कितने वर्ण होते हैं, आपको याद रखना 9 होते हैं। कंठ के में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से डिफरेंट यानी याद रहना चाहिए। अब बात करें, ये सूत्र तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं मूर्धा के बारे में। तो तालव्य के बारे में इतना ही आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और ये जो वर्ण हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। अगर सूत्र याद रहा तो आप आसानी से वर्ण बता सकते हैं या पहचान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मूर्धा के बारे में।
मूर्धन्य वर्ण, तीसरे नंबर पे आता है मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। अब हम बात करेंगे मूर्धन्य वर्ण की तीसरे नंबर पे। तो जो मूर्धन्य वर्ण है, ये अगर इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र को देख लेते हैं क्या होता है इसका सूत्र। जब हमारा जो जीभ है वो मुड़ता है, तो मुड़ते हुए जब हम इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको अगर स्पष्ट यानी कि उसे बोलेंगे तो देखते हैं कि जो अपना जीभ है वो मुड़ जाता है, इसलिए इसे कौन सा नाम दिया, तो मूर्धन्य, मूर्धा। तो इसमें देखेंगे अगर इसके सूत्र की, तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, ऋतु, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम, ऋतु क्या है, ऋतु रसानाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है इसका सूत्र, जो मूर्धा वाला है उसका सूत्र आपको याद रखना है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा किसका सूत्र है, तो आपको याद रखना है मूर्धन्य वाला जो वर्ण है उसका सूत्र है। अब हम देखने वाले हैं कि जो ऋतु है, हमने उसमें भी जैसे अभी तक दो सूत्र याद कर लिए हमने, एक तालव्य वाला और एक कंठ वाला। तो तालव्य का हमने क्या याद किए थे, इशु यसानाम, इचु यसानाम तालु था। अब मूर्धा की अगर हम बात करें तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ऋषि से ये ऋषि आ जाएगा, ये जो ऋषि है संस्कृत में दो ऋषि होती है, हम हिंदी में एक ही ऋषि को पढ़ते हैं और हिंदी में भी कहीं कहीं पे ये जो ऋषि है इसे मान्यता नहीं दी गई है। पर अगर देखें तो जो ऋषि है इसमें दो होती है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में दो ऋषि होती है। तो कौन कौन सी ऋषि होती है देखते हैं। ये जो ऋतु रसायन ऋषि से दो ऋषि बनती है, एक छोटी ऋषि और एक बड़ी ऋषि। बड़ी ऋषि इस टाइप से रहती है, ये है बड़ी ऋषि। ये दो आगे ऋषि से ट से देखेंगे तो ट का पूरा वर्ग आ जाएगा, ट के पाछू वर्ण आ जाएंगे। ट वर्ग की अगर हम बात करें तो ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, वर्ण वर्ग और वर्ण में आपको बहुत अच्छे से अंतर समझना है। वर्ग यानी कि वो मुख्य सदस्य होता है और वर्ण की अगर हम बात करें तो सिंगल, जैसे ये ऋषि है तो इसे हम वर्ण बोलेंगे। वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो वर्ग के पांचों जो जितने जो ट वर्ग है मुख्य सदस्य है, इसके जितने मेंबर है इसमें आ जाएंगे। तो हम ट वर्ग की अगर हम बात करें तो ट के पांचों जो सदस्य है यानी कि जो पांचों वर्ण हैं वो आ जाएंगे। कौन कौन से, ट, ठ, ढ, ढ और अणा, ये आ जाएंगे पांचों वर्ण। किसमें, मूर्धा में। अगर हम बात करें र की, ऋतु, ऋतु तक हो गया अपना काम। अब देखेंगे र से, तो जो र है वो आ जाता है र। अगर हम बात करें श की, ऋतु रसाणाम, रसाणाम तो जो षटकोण वाला श है वो इसमें आ जाता है। तो आपको षटकोण वाले श और शीटी वाले श में बहुत अच्छे से अंदर मतलब ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे हम उल्टा कर देंगे नहीं तो फिर उसको जो स वाला है उसको उधर लिख लेंगे या फिर, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये जो सिस्टमेटिक है, जैसे कि वो सिटी वाला सब पहले आता है और ये सब अगर सूत्र के अकॉर्डिंग रखेंगे हम अच्छे से याद, तो वो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हम उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे कि जो षटकोण वाला स को उधर ट्रांसफ़र कर, ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको ये जो सूत्र है बहुत अच्छे से याद रखना है। जो स है तीनों स, उसमें ये जो स है उसमें डिफरेंस रखते हुए इन्हें लिख के देखना है कि असल में जो मूर्धा वाला है उसमें कौन सा स आता है और तालु वाले में कौन सा स आता है। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सूत्र है, सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि इसमें दोनों ऋषि आ जाते हैं, ट का पूरा वर्ग आ जाता है और र भी आ जाता है और श, ये जो षटकोण वाला स ये आ जाता है। तो अगर इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 9 ही होती है।
बस इसमें एक ही का जो है वो बोलना चाहिए, तो कंठ है उसमें 8 होते हैं। नहीं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े तालु के बारे में, तो उसमें भी कितने 9 वर्ण होते हैं, और मूर्धा में भी 9 वर्ण होते हैं, आपको याद रखना है। तो मूर्धा के बारे में इतना ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो सूत्र याद रहा तो फिर आप ये वर्ण आराम से बता सकते हैं। तो आपको मेन तो ये सूत्र ही याद रखना है बहुत अच्छे से। क्या है? ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद, मूर्धा वर्ण देख लिए, अब हम देखेंगे दंत वाले जो वर्ण आते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो ये इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मूर्धा के बारे में। अब हम देखेंगे दंतव्य वाले वर्ण। जो दंत दंत दत्त दंत वाले जो वर्ण की अगर हम बात करें, तो ये जो दंत है इसकी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो आपको याद रखना है जो दंत वर्ण है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर पहले तो हम इसकी जो सूत्र है उसको देख लेते हैं। इसका जो सूत्र है वो क्या है, तो आपको याद रखना है ऋतु ऋतु ऋतुल, क्या है? ऋतुल रसानाम, ऋतुल ऋतु ऋतु लशानाम लशानाम ऋतु लशानाम दंता, ऋतु रसानाम दंता। ऋतु ये क्या है? ये जो र है, ल वाला वो ऋतु था, ये है ऋतुल ऋतु ऋतु लशानाम दंता। तो ये आपको डिफरेंस इसमें भी बहुत अच्छे से याद रखना है। जो ला है इसमें जो रकार लगी है नीचे वो, और वो ऋषि वाले में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसका है ऋतु लशानाम दंता, उसका था ऋतु रसानाम दंता, सॉरी मूर्धा। इसमें क्या है? ऋतु लशानाम दंता है। तो हम देखेंगे कि इसमें भी ये जो सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें इसमें ऋतु लशानाम दंता की, तो इसमें आ जाता है ये ल, ये जो लकार वाला ला ये संस्कृत में होता है, और दोनों ऋषि भी होती है संस्कृत में। तो आपको इसमें ये जो ला है ये रखरेख वाला इसमें आ जाता है ल। अगर हम बात करें तू से त का पूरा वर्ग आ जाता है, पांचों वर्ण आ जाते हैं इसमें, त का ऑल वर्ग आ जाता है, मतलब कि त है पूरी फैमिली लेके आ जाता है इसमें। तो कौन कौन से मेंबर है इसमें त के अगर देखें हम, त थ द ध और न, ये आ जाते हैं किसमें? तो दंत में ये पांचों वर्ण आ जाते हैं, और इसके साथ जो र है रक्रेफ वाला जो नीचे रकार लगी है वो भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें ल भी आ जाता है, लशानाम। उसके बाद देखते हैं हम, ला तो आता ही है, फिर उसके बाद स आता है। ये सब कौन? ये जो स है तीसरे नंबर का जो स है, ये तीसरे नंबर वाला स हमने अभी 2 स पढ़ लिए हैं, सीटी वाला स और एक षटकोण वाला। और ये जो है तीसरे नंबर का श है, ये इसमें आता है, किसमें? दंत में आता है। तो आपको ये तीनों स है इसमें डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर क्रम वाइज अगर याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर इधर उधर से हो गया तो फिर भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दंत से कौन से वाले सा का उच्चारण होता है, तालु से कौन से वाले का, और मूर्धा से कौन से वाले स का उच्चारण होता है। इस में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंट मतलब याद कौन जो उसमें है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो तीसरे नंबर का श आता है, ये श आता है श इसमें। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो है आपको याद रखना है, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 इसमें है। इसमें भी जो दंत में अगर हम बात करें तो दंत में वर्णों की संख्या आपको याद रखना है कितनी होती है? 8 होती है। हमने किस किस में 8 पढ़े थे? तो एक तो कंठ में पढ़े थे, और उसके बाद किस में पढ़ रहे थे? तो दंत में। अब जो दो पढ़े थे हमने बीच में, जो मूर्धा और तालु वाला, उसमें कितने थे? 9 वर्ण थे। और कंठ में कितने पढ़े थे? तो 8। और कंठ के साथ एक और मिल गया, कौन सा? दंत वाला। दंत में भी कितने वर्ण? तो 8 आपको याद रखना है। वर्णों की संख्या भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो सूत्र है
ऋतु लशानाम, ऋतु लशानाम दंता, तो वो था ऋतु रसानाम, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसमें ऋतु था और इसमें है ऋतु लशानाम दंता। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, मेन तो सूत्र है आपके लिए, फिर आप आसानी से जो वर्ण हैं इन्हें आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा वर्ण दंत से उच्चारित होता है। तो आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखने वाले हैं ओष्ठ वाले। अभी तक दंत वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे ओष्ठ, 5 नंबर पे देखेंगे ओष्ठ के बारे में। तो ओष्ठ वाला जो सूत्र है, ओष्ठ वाला सूत्र आपको याद रखना है। क्या है ओष्ठ वाला सूत्र? ओष्ठ वाला जो सूत्र है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है ओट वाले जो सूत्र है, ओट से जो भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण जो होता है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसकी भी एक सूत्र है। तो देखते हैं इसका क्या सूत्र है। उपपद्याय, उपपद्यायनीय, उपपद्यायनीय, उपपद्यायनीय निय नाम, उपपद्यायनीय नाम, उपपद्यायनीय नाम। क्या है इसका सूत्र? उपपद्यायनीय नाम। क्या है? उपपद्यायनीय नाम। तो ये आपको 1-2 बार मतलब रिवीजन करना पड़ेगा, फिर अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। क्या है इसका सूत्र? तो उपपद्यायनीय नाम, उपपद्यायनीय नाम। क्या है? उपपद्यायनीय नाम ओष्ठो। क्या है? उपपद्याय। तो जो ओष्ठ वाला सूत्र है आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ओष्ठ वाला सूत्र। तो हम ओष्ठ से भी ऑल सूत्र जितने भी हम पढ़ रहे हैं उन सबको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो हम देखें इसमें क्या क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं। उ से उ दोनों आ जाएंगे, छोटा उ और बड़ा उ। उसके बाद अगर हम देखें तो प से प को पूरा वर्ग आ जाएगा। प वर्ग में हमने देखे थे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको याद रखना है प, फ, ब, भ, म। ये किस में आ जाते हैं? तो ओष्ठ में। ये पांचों जो वर्ण हैं ये इसमें आ जाते हैं, प वर्ग के सभी सदस्य जो पांचों मेंबर है इसमें आ जाते हैं। किसमें? ओष्ठ वाले इसमें। अब हम देखेंगे पद्यायनीय नाम, यानी ये जो है इसमें इतने ही आते हैं जो उपपद्यायनीय नाम है। उपपद्यायनीय नाम, इसमें वर्णों की अगर संख्या की अगर हम बात करें तो आपको इतने ही याद रखना है कौन कौन से हैं। तो ये है उ, छोटा उ, बड़ा उ, और के पांचों सदस्य आ जाएंगे इसमें। तो ये हो जाएंगे इनकी संख्या 5, 6, 7। तो इनकी संख्या आपको ओष्ठ में जो वर्ण उच्चारण होते हैं वो कितने हैं, इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 7 है। आपको याद रखना है ये जो वर्ण आते हैं इतने आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम देखें तो इसमें जो होता है ये आते हैं। इसके अलावा भी अगर हम और देखें तो इसमें क्या होता है कि ये जो ओष्ठ वाले में ये इसके अलावा भी ये जो प नीचे बिंदु लगा रहता है और ये फ वाला जो सॉरी नीचे नहीं साइड में बिंदु लगा रहता है, ये जो है 2 वर्ण हैं इनका भी उच्चारण किससे होता है? तो ओष्ठ, जो ओष्ठ वाला पार्ट है यानी ओठ से स्पर्श करते हुए ये जो ध्वनि है प और फ के साइड में बिंदु लग जाता है, तो इनका भी उच्चारण यहीं से होता है। इसे उपाधनीय कहा जाता है। जो वर्ण है बिंदु वाले इनको आपको याद रखना है। जो वर्ण होते हैं ये कौन से वर्ण होते हैं? तो अपपद्यायी, अपपद्य, अपध्याय, अपपद्यमानीय। क्या होता है? ये जो वर्ण होते हैं प और फ के सिर्फ साइड में बिंदु लगा होता है, ये वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है अप
अपध्यमान्य, कौन से अपध्यमान्य वर्ण कहे जाते हैं। इनका उच्चारण जो स्थान है वो भी कहाँ से होता है, तो ओष्ठ वाले पार्ट से ही, जो ओष्ठ है वहीं से स्पर्श करते हुए जो ध्वनि है वो निकलती है। ये प और फ वाली, तो आपको इसमें ये भी याद रखना है। लेकिन इनकी अगर संख्या की बात करें तो आपको 7 बताना है। अब हम देखेंगे ओष्ठ वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम नासिक के बारे में देखेंगे, जो नासिक से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे, तो उसमें हमने 5 वर्ग देखे थे कि क, और फिर उसके बाद कौन से वर्ग देखे थे, ट वर्ग, प वर्ग, और ये जो है क, ख, ग, घ और ये य। इसके बाद च वर्ग देखे थे, च के सभी सदस्य छ, ज, झ और ये य, ट, ठ, ड, ढ और ये अण, ट, थ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ और ये म। ये जो 5 वह वर्ण है, सबके जो ये वर्ग है, जो क ख, ये जो 5 वर्ग का जो 5वां वर्ण है, 5वां नंबर का जो वर्ण है, सभी ये जो वर्ग है अलग अलग, जैसे क वर्ग की अगर हम बात करें तो क वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो ये जो सब 5 वर्ण की अगर हम बात करें तो जो 5 वर्ग है, उसके जो 5 वर्ग का जो अंतिम सदस्य यानी 5वें नंबर का जो सदस्य, यानी कि जो 7वें नंबर का जो मेंबर है, यानी कि जो वर्ण है, ये सब कौन से कहलाते हैं, तो ये अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अनुनासिक, ये 5 के 5 वर्ण किस में आ जाएंगे, तो अनुनासिक में आएंगे। तो हम अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुनासिक का जो सूत्र है उसे भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो वर्ण है, यानी स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़े थे, तो उसका जो 5वां वर्ण है, सब जो 5 वर्ग पढ़े थे उसमें से 5वां वर्ण, सबका जो 5वां वर्ण होता है वो कौन सा होता है, तो अनुनासिक होता है। अब हम देखेंगे अनुनासिक वर्ण के बारे में, अनुनासिक नहीं, नासिक वर्ण के बारे में। नासिक्य वर्ण, नासिक वर्ण की अगर हम बात करें तो नासिक वर्ण जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, हम देखेंगे कि नासिक वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो उसका जो सूत्र है आपको याद रखना है, यम गणनानाम। क्या है, यम गणनानाम, यम गण, यमण, यमणनानाम। क्या है इसका सूत्र, यमणनानाम। ये जो नासिक वाला है ना, नासिक वाले जो वर्ण हैं, इसका सूत्र क्या है, यमणानाम, यणानाम च, यानी कि इसका जो उच्चारण होता है नासिक और नासिक के द्वारा होता है, यानी नाक की सहायता से होता है। बोलते तो मुख से ही है, लेकिन इसकी सहायता मतलब नाक की भी हेल्प की ज़रूरत होती है इसमें, नासिक वर्ण में। तो ये जो सूत्र है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्पर्श व्यंजन के जितने भी जो 5 वर्ग है, यानी 5वें जो वर्ण हैं वो आ जाते हैं इसमें। कौन कौन से, क वर्ग का ये ढ, और ये च वर्ग का अड़ा, न और ये म। ये जो 5 वर्ण हैं ये किस में आ जाते हैं, तो नासिक वाले जो वर्ण हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नासिक के वर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है ये 5 होते हैं। ये किस में होते हैं, तो नासिक वाले में। आपको नासिक के बारे में इतना ही याद रखना है, सूत्र याद रखना है, और ये 5 वर्ण बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कंठ तालु, यानी कि कंबाइंड कंठ और तालु के बारे में। कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है। देखते कौन कौन से, अगर इसके सूत्र की अगर हम बात करें, ये दोनों का जो सूत्र है, तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, ए दत्तो कंठ तालु, ए दत्तो, ए देतो। क्या है इसका सूत्र, ए देतो कंठ तालु। इसका सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
क्या है इसका सूत्र? तो ए दत्तो कंठ तालु। अब देखेंगे कि ए दत्तो कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ए से स्पष्ट हो रहा है जो ए दत्तो लिखा है, ए से तो दोनों छोटा ए एड़ी वाला और बड़ा ए दोनों आ जाएंगे। ये तो स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है ये सूत्र से। तो आपको इतना ही याद रखना है इसमें कौन कौन से वर्ण जो ए और ए है। अगर इसका उच्चारण करते हैं हम तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये जो कंठ और तालु से स्पर्श करते हुए, मतलब जब हम बोलते हैं तो इसका जो स्पर्श कहाँ पे होता है, यानी अपने मुख वाले पार्ट में, तो एक कंठ और तालु से स्पर्श करते हुए जो वर्ण निकलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कंठ तालु में कौन से वर्ण आते हैं। तो आपको ये जो सूत्र याद रहेगा अच्छे से, एदंतो कंठ तालु, तो आप बता सकते हैं आराम से इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। मेन सूत्र ही याद रहना चाहिए, फिर सब बता सकते हैं। हाँ, वर्णमाला के जो भी वर्ण हैं अगर पूछा जाएंगे उच्चारण स्थान तो हम इसमें बता सकते हैं। तो आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है। ए देतो कंठ तालु। अब हम देखेंगे इसके बाद कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ के बारे में अगर देखें तो कंठ ओष्ठ का जो सूत्र है आपको याद रखना है। क्या है इसका सूत्र? इसका जो सूत्र है ये है ओ दत्तो ओ देतो। ये कंठ तालु वाला है ए दत्तो है, और ये क्या है ओ दत्तो। इससे भी हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ओ से दोनों जो ओ और औ दोनों आ जाएंगे इसमें। तो आपको ये याद रखना है कि जो इसका सूत्र है कंठ ओष्ठ वाला, तो ये क्या है ओ दत्तो कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। तो अगर इसकी बात करें तो इससे भी हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें ओ और अ वाले दोनों आ जाएंगे। तो आपको ये जो सूत्र अच्छे से याद रखना है, फिर आप आराम से बता सकते हैं। तो ये इसमें आपको अंतर रखना है कि जो कंठ तालु इसमें ए दत्तो है और कंठ ओष्ठ में क्या है ओ दत्तो है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें ये जो अ ओ है ये किस किस से मिलके बना है, जैसे कि स्वरों की अगर हम बात करें तो स्वरों में भी हमने अलग अलग डिवाइड किए थे। जैसे मूल स्वर देखे थे, जो मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं। फिर हमने देखे थे कि मूल स्वर में भी दीर्घ स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर में भी मतलब दीर्घ स्वर जो है वो कौन कौन से वर्ण से मिलके बने होते हैं। तो जो अ और औ के हमने बात किए थे ये भी संयुक्त स्वर में आ जाते हैं, यानी कि ये स्वरों के मेल से मिलके बने हैं। जैसे हमने देखे थे कि व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षर ज्ञानी, है ना। तो वैसे ही स्वर में भी होते हैं। तो अगर हम बात करें ओ की, तो ये किस किस से मिलके बना है अगर देख लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें तो जो ओ की अगर हम बात करें तो ये बना है अ और उ से मिलके। ये किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। फिर ये जो औ की अगर हम बात करें तो इसमें अ प्लस ओ से मिलके औ का निर्माण करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो अलग अलग डिवाइड कैसे हो रहा है। तो दोनों में आपको अंतर याद रखना है कि ओ और औ के बारे में, ठीक है। औ, तो ये जो सूत्र है आपको सुकंठ ओष्ठ वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करेंगे जीवा मूलस्य की। जीवा मूल से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। जीवा मूल्य वाले, ओष्ठ वाले और कंठ वाले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे जीवा मूल्य वाले की बात करें अगर, जीवः मूलस्य, जीवा मूलस्य, मूलस्य यानी जीवा मूलम, जीवा मूलस्य, जीवा मूलम, जीवा मूलम, सॉरी जीहा मूलम, जीहा मूलम। जीहा मूलम को अगर हम देखें तो जो जीहा मूलम, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं जीहा मूलम। तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसमें जो आते हैं ये जो क है और ये ख है, इसमें इस टाइप से
लगा के आता है। ये तो ये जो यूज होता है क और ख के साथ, तो ये जो होता है ये आपको याद रखना है कि जो ये इस टाइप का अगर चिन्ह यूज हो रहा है तो ये कौन सा है, जीवा मूल्य वाला है, क और ख के साथ होता है। आपको इसमें इतना ही बहुत अच्छे से याद रखना है जीवा मूल्य के बारे में। अगर हम इसी में देखें दंतोष्ट वर्ण जो होते हैं, दंतोष्ट वर्ण की अगर हम बात करें तो दंतोष्ट वर्ण जो होता है इसका सूत्र होता है वकारस्य। क्या होता है, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टम। क्या होता है इसका सूत्र, तो वकारस्य दंतोष्टम। क्या होता है इसका सूत्र, आपको याद रखना है वकारस्य दंतोष्टम। तो अगर हम बात करें तो उसमें वर्ण कौन सा आता है, तो आपको याद रखना है सिर्फ व आता है। दंतोष्टम वर्ण में सिर्फ किसका उच्चारण होता है, तो व का उच्चारण होता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है व के बारे में। अब हम देखेंगे नासिक अनुस्वारस्य। अब हम क्या देखने वाले हैं, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं नासिका अनुस्वारस्य में, तो आपको याद रखना है जो नासिका अनुस्वारस्य है इसमें सिर्फ ये जो अ वाला आता है, ये अंगुर वाला आ आता है, वो आ जाता है। किस में आता है, तो नासिका अनुस्वारस्य में सिर्फ जो नासिका अनुस्वारस्य है इसमें सिर्फ आ आता है। अगर हम बात करें तो जो वकारस्य इसमें सिर्फ व आता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। एक एक सिंगल वर्ण हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जीवा के बारे में, जो चिन्ह के बारे में याद रखना है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, फिर अपनी जो क्लास है उसे एंडिंग करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे आगे का जो है। तो आपको याद रखना है वक्ष स्थल की अगर हम बात करें तो इसका जो सूत्र है, इसका जो सूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें उर ये जो है इसका सूत्र जो है, सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका जो सूत्र है उरह होता है। क्या होता है, उरह। ये जो उरह है ये किसका सूत्र है, तो आपको याद रखना है वक्ष स्थल। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो वक्ष स्थल जो सूत्र है उरह आपको याद रखना है। इसके बारे में अगर हम इसकी विशेषता देखें तो ये इसकी विशेषता क्या है, तो जब क्या होगा, य व र म न के साथ, ये जो वर्ण लिखी मैंने य व र म और न के साथ क्या होगा, न के साथ हा का उच्चारण होगा। न के साथ हा का उच्चारण होगा। ये जो वर्ण है य व र म न के साथ अगर हा का उच्चारण होता है तो उसमें क्या होगा, अब देखिएगा बहुत अच्छे से। अगर उच्चारण होता है तो इसमें क्या होगा, तो जो हा है हा का क्या हो जाएगा, ये जो हा है हा का उच्चारण कंठ से ना होकर, हा का जो उच्चारण है का उच्चारण कंठ से ना होकर कहाँ से हुआ, देखते हैं। कंठ से ना होकर वक्ष स्थल से होता है। कहाँ से होता है, वक्ष स्थल से होता है। ये इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि वक्ष स्थल जो है सूत्र है उरह। इसमें क्या होता है कि जब ये तीनों आ जाते हैं, सॉरी ये जो आ जाते हैं वर्ण य व र म न आते हैं, तो इसके साथ जब अब इसके साथ अगर ह का उच्चारण हो रहा है तो ह का क्या हो जाता है, ह का जो उच्चारण होता है कंठ से होता है वैसे, लेकिन असल में कंठ से नहीं होता है। जब ये आ जाते हैं इसके साथ में तो कहाँ से होता है, तो वक्ष स्थल से होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। थैंक यू साथियों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे जो लोग अपने जो साथी हैं उनके साथ भी शेयर करते जाइएगा। थैंक यू।